हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो बेटा, हमने अपनी पहली वीडियो में क्या पढ़ा था, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं कि संश्लेषित रेशों के प्रकार क्या होते हैं। तो बेटा, क्या है सबसे पहला प्रकार, रेयोन। संश्लेषित रेशों के तुम 3 प्रकार पढ़ोगे यहाँ पर। सबसे पहला क्या है, रेयोन। आपने कक्षा 7th में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। आप सबने क्या पढ़ा है कि रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, कीट से। कौन से कीट से, रेशम कीट से। इसकी खोज सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। अब देखो बेटा, इसकी खोज कहाँ पर हुई थी, चीन में। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको लंबे समय तक सभी से इस खोज को छुपा कर रखा। ठीक है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, जो भी कहाँ से शुरू हुआ है, चीन से। लेकिन इस बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसके बारे में भी किसी को कंप्लीट जानकारी नहीं दी थी। खैर छोड़ो। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा क्या है, बहुत महंगा, क्योंकि वो क्या है, प्राकृतिक रेशा है। और किससे प्राप्त होता है, जंतु से। कौन से, रेशम कीट। परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। जो इसका टेक्सचर है, जो इसकी बुनावट है, वो क्या है, बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सबको ये पसंद आता है। लेकिन वो बहुत महंगा है, तो सभी लोग इसको खरीद नहीं सकते या पहन नहीं सकते। तो इसलिए क्या किया, रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले एक रेशे को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। और इसको किससे प्राप्त किया गया, इस रेशे को काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। काष्ठलुगदी क्या होती है बेटा, काष्ठलुगदी होती है जैसे एक कागज़ की लुगदी बनाई जाती है। मतलब कि कागज़ को क्या किया जाता है, 5-6 दिनों तक उसको गलाया जाता है पानी में डुबोकर। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है तो फिर उससे छोटे छोटे रेशे बनाए जाते। तो इसी तरह से रासायनिक पदार्थों से क्या किया जाता है, काष्ठलुगदी के रासायनिक पदार्थ से हम किस रेशे को तैयार करते हैं, रेयोन को तैयार करते हैं। ठीक है। तो यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। और ये कृत्रिम रेशम क्यों कहलाया, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत काष्ठलुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता है। और देखो बेटा, जिसके लिए हमने इसकी खोज की थी, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि यह रेशम क्या है, सबसे सस्ता है। रेशम के गुणों जैसा है और ये क्या है, सस्ता भी है। लेकिन जो प्राकृतिक रेशा था वो क्या था, महंगा था। इसलिए अधिकतर लोग उस रेशम के कंपैरिजन में रेयोन को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। जो बेटा चादर बिस्तर पर बिछी हुई होती हैं, तो कपास के साथ रेयोन को मिलाकर क्या बनाई जाती हैं, चादरें। और ऊन के साथ मिलाए जाए अगर रेयोन को, तो क्या बनता है, कालीन या गलीचा, जो फर्श पर बिछाने के काम में आता है। अब बेटा, दूसरा प्रकार क्या है, नायलॉन। ये भी क्या है, एक तरह का मानव निर्मित रेशा यानी कि कृत्रिम रेशा। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त किया और इसका उपयोग करके बनाया गया। क्या किया, इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। यानी कि जैसे हमने रेयोन में क्या किया था, काष्ठलुगदी का प्रयोग किया था, जो क्या थी, प्रकृति से प्राप्त की थी हमने। लेकिन नायलॉन में क्या किया हमने, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि हमने इसका निर्माण किससे किया, कोयले, जल और वायु से किया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बेटा ये, इन सबको नोट कर लेना अच्छे से। इस पर कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि नायलॉन क्या है, मानव निर्मित रेशा है।
और ये मतलब कि ऐसे संश्लेषित रेशे का नाम बताइए जिसमें प्राकृतिक कच्चे माल का प्रयोग नहीं होता, तो नाइलॉन हो गया। और फिर ऐसे संश्लेषित रेशे का नाम बताइए, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा, या फिर नायलॉन को किन किन वस्तुओं के प्रयोग से बनाया जाता है। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, कोयले, जल और वायु ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। और ये सबसे पहला क्या है, पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा। यानी पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशे का मतलब क्या है, रेयॉन क्या था, आंशिक रूप से संश्लेषित रेशा था। यानी कि क्यों, क्योंकि हमने उसमें किसकी मदद ली थी, प्राकृतिक वस्तुओं की, जो कि क्या थी, कास्ट लुगदी। लेकिन इसमें हमने प्रकृति से निर्मित किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया, हमने इसमें बल्कि किसका प्रयोग किया, कोयले का, जल का और वायु का। इसलिए ये क्या है, पूर्ण रूप से संश्लेषित, मतलब कि पूर्ण रूप से मानव के द्वारा निर्मित किया गया, लेकिन उसमें प्रकृति की भी सहायता ली गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा यहाँ तक। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। अब देखो नायलॉन क्या है बेटा, इसकी विशेषताएं हैं। अब हम जो कोई भी चीज़ अगर मनुष्य निर्मित करता है तो उसे किस लिए निर्मित किया जाता है, कि हमें उसमें सभी चीज़ें मिल जाए जो हम चाहते हैं और सस्ते दामों पर मिल जाए। तो इसके साथ भी क्या हुआ, नायलॉन कैसा है, प्रबल है, यानी कि बहुत मजबूत है। और प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पर प्रत्यास्थ का मीनिंग है कि ये बहुत ही पतला और लंबा एक तार की तरह खींचा जा सकता है। दूसरा, हल्का होता है, यानी कि इसमें ये भारी भी नहीं होता, इसको पहनने से भी हमें भारी महसूस नहीं होता, या फिर किसी भी वस्तु में भी यूज करेंगे तो ये हल्का होता है, तो इसको लाने ले जाने में हर तरीके से अच्छा होता है ये। तो यह चमकीला और धुलने में सुगम, और ये क्या होता है, चमकदार भी होता है और इसको धोने में भी आसानी होती है। जैसे सूती कपड़े को धोने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और उसको बचा कर रखना पड़ता है, उस पर दाग ना लगे, क्योंकि अगर सूती कपड़े पर दाग लगते हैं तो बहुत मुश्किल से जाते हैं। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ, इसलिए क्या हुआ, ज़्यादा प्रचलित भी हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। तो क्या बेटा ये इतना मजबूत है, हाँ, अभी मैंने बताया क्या, ये प्रबल, मजबूत भी है और प्रत्यास्थ, यानी कि इसको बहुत लंबा खींचा भी जा सकता है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तु को उपयोग में लाते हैं, जैसे कि जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। अब देखो इनका प्रयोग किस किस में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नायलॉन से बनी हुई किन्हीं भी 4, 5 या 2 वस्तुओं का नाम लिखो। तो तुम क्या लिख सकते हो, जुराबे, रस्से, तंबू यानी कि जो टेंट होते हैं, और दांत साफ करने वाले ब्रश, जो तुम ब्रश करते हो मॉर्निंग में, करते होंगे ना सभी। कारों की सीट के पट्टे, यानी कि जो सीट बेल्ट लगाते हैं वो, और स्लीपिंग बैग, ठीक है बेटा, सोने के बैग। और पर्दे, जो पर्दे लगे होते हैं घरों में बेटा, वो भी किस चीज़ के होते हैं, नायलॉन के होते हैं। नायलॉन का उपयोग पैरासूट में और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सियों को बनाने में किया जाता है, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? हाँ बेटे, अभी हमने ऊपर इसकी विशेषताओं में पढ़ा है। और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। बेटा ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नायलॉन का जो तार होता है वो क्या होता है, इस्पात माने लोहा, लोहे के तार से भी अधिक मजबूत होता है नायलॉन का तार, ठीक है। अब बेटा ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें हम क्या चेक करेंगे कि किसी भी धागे की मजबूती को चेक करेंगे कि वो कितना वजन उठा सकता है या सहन कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी धागे की हमें प्रबलता को चेक करना, हम उसको क्या करेंगे, एक स्टैंड से बांध देंगे और फिर नीचे एक पलड़ा टाइप लगाएंगे और उस पर हम बार बार वजन रखेंगे थोड़ा थोड़ा, और तब तक रखते जाएंगे तब तक क्या वो धागा टूट ना जाए, और उस वजन को लिखते जाएंगे अपनी श्रेणी में। और हम ऐसा क्या कितने प्रकार के रेशों के, कई प्रकार के रेशों के साथ कर सकते हैं, जैसे कपास का रेशा ले सकते हैं, ऊन का, रेशम का और नायलॉन की। और फिर हम पता लगाते कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत कौन पाएगा, नायलॉन। और बेटा इसमें सावधानी क्या है, ध्यान रहेगी सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। यानी कि अब बेटा किसी में कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसे बिल्कुल एक जैसा लेना होता है। जैसे अब 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को क्या बोला जाए कि
एक तो बड़ा हो तुमसे और एक तुमसे एक छोटा हो, उन दोनों को बोला जाए कि तुम एक दूसरे को खींचो अपनी तरफ, तो बेटा कौन सबसे पहले खींच देगा? जो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो कंपैरिजन हम कब करते हैं? दोनों ही क्या हो, धागे उतने ही साइज के हों, उतने ही मोटाई के हों, तभी हम पता लगा सकते हैं कि उतनी क्वांटिटी में कौन सा धागा ज़्यादा वजन को सहन कर सकता है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें नायलॉन के बारे में सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।